जी हाँ साथियों, आपके लिए मैं लेकर के आया एसएससी सीजल का सेट 3, जिसमें क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। अगर आप सेट प्रैक्टिस करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका लेवल बूस्ट करेगा, इंक्रीज करेगा। और आपका मकसद भी है कि एसएससी सीजल का टायर 1 क्लियर करना। तो क्लियर करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को, जहाँ से आपको मिलेगा एक क्वेश्चन का कलेक्शन, जहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने की ही पॉसिबिलिटीज नहीं, 100% प्रोबेबिलिटी भी है, प्रायिकता है। प्रायिकता जैसे ही लग जाता है तो संभावना बन जाती है ज़्यादा। तो आपके लिए, और जी हाँ साथियों, अगर आपकी असफलताओं पे कोई अगर आप पे टिप्पणी करती है तो आप याद रखिए, सेट को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग एनर्जेटिक बातें कर लेते हैं, एनर्जेटिक बातों को सुन लेते हैं, ताकि आपके अंदर एक जोश, एक जुनून उत्पन्न हो जाए। आपके माइंड में एक बात उभर रही होगी कि अब से बचा हमारा 30 दिन, 28 दिन है, तो क्या 28 दिन एग्ज़ाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप इन बचे 28 दिन का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं, तो सही से इस्तेमाल अगर आप कर लेंगे तो इस 28 दिन में भी क्रांति लाया जा सकता है। क्रांति से बाकी नहीं रहा जा सकता है। तो आइए, सेट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपके लिए, और एनर्जेटिक बात, आपको एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। न थके हैं पैर, न हिम्मत हारी है। न थके हैं पैर, न हिम्मत हारी है। मैंने ठाना है जिंदगी में कुछ कर गुजरने का, इसलिए सफ़र अब भी जारी है। आपकी असफलताओं पे अगर कोई टिप्पणी करे तो आप उनको ये जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? न थके हैं पैर, न हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर गुजरने का, इसलिए सफ़र अब भी जारी है। आइए सेट पर हम आते हैं, और ये सेट समझिए आपको एक एनर्जी देने का काम करेगा, बूस्ट करेगा। आइए बात करते हैं हम लोग किसकी। चलिए, ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? यानी आपका यहाँ होना चाहिए किस खेल में, तो किस खेल में आप बात करिए। कब जीता था, यहाँ वर्ष के साथ है, तो याद रखिए कब जीता, ये 1928 में जीता। हम बात करेंगे कुछ मुख्य बातें कि 1928 में जो जीता, किस खेल में जीता। एम्स्टर्डम, आप याद रखिए, ये जो खेल था ये हॉकी था। किस खेल में? हॉकी खेल में। यानी उस समय जो 1928 की हम बात करेंगे, तो 1928 क्या भारत संपूर्ण भारत था या ब्रिटिश का भाग था, यानी ब्रिटिश भारत कहलाता था? तो याद रहे, बिल्कुल ब्रिटिश भारत। उस समय हमारा देश स्वतंत्र होकर के नहीं था, ब्रिटिश भारत कहलाता था। ठीक है, ब्रिटिश भारत। आपसे पूछेगा कि 1928 में जो भारत ने जीता स्वर्ण पदक, 1928 में जो स्वर्ण पदक जीता वो किस खेल में जीता? हॉकी में जीता। किसको हराकर? तो नीदरलैंड को हरा करके, नीदरलैंड को हरा करके। याद रखिए, आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या बनेगा कि स्वतंत्र भारत में पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता गया? तो स्वतंत्र भारत जब देश आजाद होती है, तो याद रखिए स्वतंत्र भारत में जो है स्वर्ण पदक पहली बार जीता जाता है। स्वर्ण पदक पहली बार वर्ष 1948। ये किस चीज में रहता है? याद रखिएगा, ये जो रहता है ये भी हॉकी में ही रहता है। ठीक है, किसको हरा करके? तो ये जो ओलंपिक होता है ब्रिटेन में होता है, और इंग्लैंड को हरा करके ये जीता जाता है। यानी कहाँ होता है ये ओलंपिक? ब्रिटेन में। हराता किसको है? हराकर किसको? इंग्लैंड। यहां पे लिखूं इंग्लैंड को। चलिए,
एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये तो उस समय फौरन आज़ादी हुई थी यानी 1948 में। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के वह व्यक्ति के नाम बताइए जो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया, वो वर्ष 2008 था। कब था? व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल करने वाले, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले कौन है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। कब? वर्ष 2008 में। किस खेल में? तो ये खेल था एयर राफेल 10 मीटर के जो पुरुष की जो फेंकना होता है, एयर राफेल, उसमें, यानी 10 मीटर लिख लीजिए, एयर राफेल में। एयर राफेल में पूछा जाएगा कि ये हुआ कहाँ था, तो याद रखिए बीजिंग में हुआ था। कहाँ हुआ था? बीजिंग में हुआ था। किसको हरा था? तो बीजिंग चीन में है, इसका ही यानी राजधानी है। तो वहाँ पे एक नाम था झू किनान। झू किनान को हराकर अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो ये मुख्य तथ्य जो थी आपको यानी इससे संबंधित याद रखना है। कभी कभी पूछ देगा कि ओलंपिक खेल में कौन कौन खेल शामिल होता है, तो मैं आपको बोल देता हूँ। ओलंपिक खेल में बैडमिंटन आपका ओलंपिक खेल में आ जाएगा, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ये आपका ओलंपिक खेल में आ जाएगा, तैराकी, तीरंदाजी, घोड़सवारी, तलवारबाजी, ये सारे के सारे आपके ओलंपिक खेल से संबंधित है, ओलंपिक खेल से संबंध रखता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं हट दे रहा हूं। चलिए आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के काली मिट्टी क्षेत्र को पहचाने। यानी भारत के काली मिट्टी क्षेत्र कहाँ पाई जाती है? तो बिल्कुल आपका सही आंसर है, आपने सही किया, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप कहाँ होता है? तो ये याद रखिए भारत के जो है ना मध्य पश्चिमी भाग वाला जो होता है, ये आपका डेक्कन ट्रैप कहलाता है। डेक्कन ट्रैप कहलाता है। काली मिट्टी के बारे में कुछ बातें हम लोग जानकारी रखेंगे सिलसिलेवार में कि आखिर काली मिट्टी नाम क्यों पड़ा। तो याद रखिए काली मिट्टी के पीछे इसमें जो होता है लौह धातु ज्यादा पाया जाता है। लौह धातु के पाए जाने के कारण इसे काली मिट्टी कहा जाता है, लौह धातु। चलिए काली मिट्टी का कुछ दूसरा नाम भी है, क्या नाम है बताइए? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर या कपास मिट्टी बोला जाता है। ठीक है, काली मिट्टी में जो है ये क्या कहते हैं, ह्यूमस को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, यानी इसमें नमीदार होता है। आप कह सकते हैं ये नमी वाला मिट्टी होता है। नमी ज्यादा होने के कारण ये उपजाऊ होता है। यह मिट्टी क्या होता है? उपजाऊ होता है। उपजाऊ होने के साथ इसमें फसल कौन सा लगेगा? तो याद रखिए इसमें किसान जो होता है नकदी फसल उगाते हैं, और नकदी फसल के रूप में जो है आपका आएगा कपास, गन्ना, सोयाबीन इत्यादि इस फसल का यानी इस मिट्टी में उगाए जाने वाले हैं। तो यानी काली मिट्टी में अगर पूछा जाए कि ह्यूमस काली मिट्टी क्यों पड़ता है काली मिट्टी, तो इसमें लौह एस के पाए जाने के कारण, अधिकता पाए जाने के कारण, ठीक है ना, ये काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी में नमी ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होने के कारण इसमें उपजाऊ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और काली मिट्टी का दूसरा नाम भी है रेगूर मिट्टी या कपास मिट्टी, यानी ये कपास के उपजाऊ के लिए बहुत ज़्यादा ये है। और याद रखिए कपास सबसे ज़्यादा कहाँ उगाए जाते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कपास सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। हम लोग कुछ करंट की संबंधित, जीके से संबंधित और कुछ स्टैटिक्स जीके की भी बात हम लोग करते चलेंगे। तो इस चीज़ को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए अगला प्रश्न आपका, आर्द्रता क्या है? चलिए आर्द्रता से संबंधित आपका, आर्द्रता उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, जब वायु में जलवाष्प मौजूद हो तो उसे हम लोग आर्द्रता कहेंगे। जब वायु में जलवाष्प मौजूद हो तो उसे क्या कहेंगे? आर्द्रता कहेंगे।
इसके बारे में मुख्य बातें याद रखिए कि आर्द्रता से आखिर क्या क्या होगा, याद रखिएगा। ठीक है, मुख्य बातें होता क्या ना कि एग्जाम में ये क्वेश्चन ना करके इसके बीच में जो बातें बताई जाती है ना वहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक बताई हुई बातों को सुनते चलेंगे तो आपको फायदा ही होगा और लाभान्वित होंगे, सिलेक्शन पाएंगे आप और बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो ये चीज़ों को जो बताई जा रही है इसको ध्यान रखिएगा। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि आर्द्रता अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो तापमान भी बढ़ेगा, पहला प्रश्न। दूसरा, अगर आर्द्रता घट जाए तो मानव पे कुछ रोग भी हो सकता है क्या, तो मानव पे रोग तो नहीं लेकिन त्वचा जो है आपका स्किन ये क्रैम्प करने लगेगा, फटने लगेगा। अगर आर्द्रता सामान्य से कम हो जाए तो त्वचा जो है स्किन आपका है ना सिकुड़ने लगेगा, क्रैम्प करेगा, फटेगा, लिखिए क्रैम्प करेगा। चलिए ये बात याद रखिए। आर्द्रता से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए कि आर्द्रता को जिसमें मापा जाता है उस यंत्र का क्या नाम है, हाइग्रोमीटर, बिल्कुल आपने सही कहा। यानी इसके मापने वाले यंत्र जो है, मापने वाले यंत्र हाइग्रोमीटर। तो ये बातें आप तक जो है माइंड में रहना चाहिए, सही है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत, ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न है, यह त्यौहार नागालैंड सरकार द्वारा 2000 में जनजातियों के बीच अंतरक्रिया को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। त्यौहार को पहचाने, तो त्यौहार को पहचाने, कौन है त्यौहार? बिल्कुल आपका एकदम तैयारी अच्छा चल रहा है, आंसर आपने सही कहा, सी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ मेरे साथियों, बिल्कुल अब आपको चूकना नहीं है, पार लगा देना है। हॉर्नबिल उत्सव, तो हॉर्नबिल उत्सव से संबंधित हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं कि आखिर हॉर्नबिल है क्या, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए, हॉर्नबिल कहाँ का त्यौहार है, तो आपने कह दिया ये नागालैंड का त्यौहार है। इसकी स्थापना कब हो रही है? 2000 में हो रही है। बनाने के पीछे ये स्थापना है, बनाने के पीछे का तथ्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न जनजातियों के बीच में समन्वय लाना, संबंध बनाना। तो यानी सबसे पहले यानी उद्देश्य इसका लिखिएगा, उद्देश्य यानी नागालैंड सरकार की विभिन्न जनजातियों के बीच संबंध। ठीक है, तीसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य इसका है कि जो देश का यानी उस राज्य का विरासत, संस्कृति, परंपरा को बनाए रखना और संरक्षण भी प्रोवाइड करना। यानी संस्कृति लिखिएगा, संस्कृति, परंपरा, विरासत को बनाए रखना, ठीक है। कभी कभी मुख्य बात याद रखिएगा, हॉर्नबिल त्यौहार को जो है ना कभी कभी जो है त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। यानी ये रखिए, इसको त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। चलिए ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, ताकि हम लोग नेक्स्ट है उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, लीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि नुआखाई उत्सव क्या है, तो देखिए नुआखाई दो चीज से मिलकर बना हुआ है, नुआ प्लस खाई मतलब नया खाना, नुआ मतलब नया और खाई मतलब खाना। ये नुआखाई जो है उड़ीसा राज्य के लोग नए फसल पे मनाते हैं। लोग जब नया फसल आता है, नया फसल जब आता है फसल पर मनाते हैं। ठीक है, चलिए अब गान नगाई उत्सव क्या है, तो गान नगाई उत्सव जो है ये किसी राज्य की फेमस नहीं है, ये असम यानी पूर्वी भारत की बात करिए, असम, मणिपुर और नागालैंड ये मिल करके मनाते हैं। ये भी जो है जनजाति द्वारा ही मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है, यानी पूर्वी भारत, लिखिए असम, मणिपुर
और क्या लिखिएगा, बोलिए। असम, मणिपुर और नागालैंड। नागालैंड में ये मनाया जाता है जनजातियों द्वारा ही, जनजातियों द्वारा। चलिए, नाजू उत्सव क्या है? तो नाजू उत्सव जो है ये भी आपका नागालैंड का है। किसका है? नाजू उत्सव जो है आपका नागालैंड का ही है। लिखिए नागालैंड। चलिए, इस चीज को एक बार थोड़ा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिए। चलिए आइए, अगला प्रश्न, उम्मीद करते लेते हो रहे होंगे। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों का उन्मूलन का की बात करता है? तो ये आपका है अनुच्छेद 18। कौन है? अच्छा, 18 अनुच्छेद है, ये याद रखिएगा। ये याद रखिए कि अगर मान ले कि कोई अगर आपको उपाधि कोई राज्य दे दिया है, तो आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो उस राज्य में अगर आपके साथ ना ही आपके साथ किसी प्रकार का सैन्य पर से भेदभाव किया जा सकता है, न व्यक्तिगत भेदभाव किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता है। और ये देता है 18 के आर्टिकल क। ठीक है, वही बात हम लोग कर लेते हैं, अनुच्छेद 19 क्या है? तो अनुच्छेद 19 की बात हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा ये डिस्प्ले हो रहा है गलवा। चलिए, अनुच्छेद 19 की क्या बात करें? अनुच्छेद 19 जो है यह आपका बोलने, अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आज़ादी देती है। अनुच्छेद 19 क्या हो जाता है समझ में नहीं आ रहा। अनुच्छेद 19 जो है बोलने, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आज़ादी है। ठीक है, चलिए, बोलने की आज़ादी आर्टिकल 19 देता है। अपने आप को प्रस्तुत करना है, आर्टिकल 19 आपको आज़ादी देती है। जितना चाहे आप अपने आप को प्रमोट करिए। ठीक है, यह अनुच्छेद 19 देता है। अब यहीं पे बात कर ले हम लोग अनुच्छेद 19 की, सॉरी 22 की। तो अनुच्छेद 22 है जो ये आपका गिरफ्तारी हिरासत से संबंधित है। गिरफ्तारी हिरासत से संबंधित है। अगर कोई बगैर इन्फॉर्म करते किए आपको गिरफ्तार कर रही है किसी आरोप के, तो आप उसके विरुद्ध यानी आर्टिकल 22 आपको देती है ये पावर कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि आखिर हमारे जो गिरफ्तारी हो रही है किस चीज में गिरफ्तारी हो रही है। ठीक है, तो गिरफ्तारी से संरक्षण से संबंधित लिख लीजिए ना, संबंधित। चलिए, अनुच्छेद 13 क्या है? तो अनुच्छेद 13 जो है मौलिक अधिकारों में के बीच विरुद्ध है। मेरा जो अधिकार है उसके अगर प्रति कोई आंच लगाएगा तो ये आपको अधिकार देता है कि आप उससे क्या करिए, समझिए, अपना जो हक की बात करिए। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत, इसको ले लीजिए, बस सुनते चली जाइएगा, आपका काम बनता चला जाएगा। ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, प्लेटी हेलमिंथेस में कौन सी कोशिकाएं ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करती है? देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन, तो सबसे पहले इसका जो आंसर हम लोग कर लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्लेम कोशिकाएं। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन की बात करेंगे तो यहां पे लिखिए ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं किसको है। एक मिनट, ऑस्मो रेगुलेशन लिखिएगा। ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है? शरीर के अंदर पानी और आयन का संतुलन क्या कहलाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। और हम लोगों में ऑस्मो रेगुलेशन का जो काम करता है वो किडनी करता है, वृक्क करता है। ये लिख लीजिएगा, मानव में वृक्क है आपका। ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी बात इसी को याद रखिए, फ्लेम कोशिका का दूसरा नाम भी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा। फ्लेम कोशिका का दूसरा नाम जो है प्रोटोनाफिडिया है। ये याद रखिएगा, प्रोटोनाफिडिया, टो छूट गया, प्रोटोनाफिडिया है। ठीक है, चलिए, फ्लेम कोशिका जनरली जो पाया जाता है किसमें पाया जाएगा?
जो अकशेरुकी है, मतलब जिसमें बैकबोन, जिसमें बैकबोन नहीं पाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं इनवर्टेब्रेट अकशेरुकी। क्या कहते हैं? अकशेरुकी इनवर्टेब्रेट कहते हैं। ठीक है ना, अकशेरुकी इनवर्टेब्रेट कहते हैं, तो ये याद रखिए, उसी में ये पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए दूसरी बात हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, तंत्रिका कोशिका क्या है। तो तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, जो भी मैसेज होता है उसका संचारण न्यूरॉन करता है। यानी शरीर में जो समन्वय बनाए रखता है, शरीर का समन्वय बनाए रखने वाला, वो आपका मस्तिष्क ही है, ब्रेन है, मस्तिष्क है। कुछ कुछ मुख्य बातें याद रखते चलिए। और गैंग्लिया की बात करिए तो गैंग्लिया जो है ये भी एक प्रकार का मस्तिष्क ही है। गैंग्लिया क्या है? एक प्रकार का मस्तिष्क है जो पाया जाता है इनवर्टेब्रेट में, अकशेरुकी में। हम लोगों में नहीं पाया जाएगा, हम लोगों में जो पाया जाता है उसको ब्रेन कहते हैं, अकशेरुकी में पाया जाता, अकशेरुकी में पाया जाता। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिए। हुक्स क्या है? तो हुक्स जो है, हुक्स का मतलब ही होता है चूसना, और ये जो है आपने पढ़ा होगा परजीवी, यानी वैसे जीव जो किसी दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसमें ये संबंध बनाने में मदद करती है। यानी परजीवी जीवों में संबंध बनाता है, दूसरे जीवों से संबंध। ठीक है, चलिए मुख्य बातें जो है इस चीज का रखते चलेंगे, ये काम होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए आए अगला बात कर लेते हैं हम लोग। फर्न, हॉस्टेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? चलिए, फर्न, हॉस्टेल और लाइकोफाइट जो है ये सब के सब आपका टेरिडोफाइटा से है। टेरिडोफाइटा कहते किसको है? तो टेरिडोफाइटा उसको कहते हैं जिसमें, एक मिनट, पावर चली गई, पावर कट हो गई है ना। चलिए फिर हम लोग, सॉरी इसके लिए। चलिए, ये टेरिडोफाइटा के बारे में अगर पूछा जाए कि ये कैसा पौधा होता है इसमें आने वाला, तो याद रखिएगा इसमें आने वाला जो पौधा होता है, न ही फल देता है, न ही फूल देता है ना, न फल न फूल देता है टेरिडोफाइटा। ठीक है, चलिए, ब्रायोफाइटा में आने वाला जो हमारे पास जो होगा वैसा पौधा होगा जो नमी एरिया में रहता है, नमी वाला क्षेत्र में रहेगा। ठीक है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, बोलिए, मॉसकाई वगैरह कह सकते हैं, मॉस हो गया, और एक और नाम है इसका जो है लिवरोट्स कहते हैं इसको, लिवरोट्स। ठीक है, चलिए अब बात करेगा शैवाल। शैवाल क्या है? तो शैवाल जो है जल में रहने वाला, यानी जल में होता ही, और इसमें जो ये प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण इसमें होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण इसमें होता है, ये बात याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ इसमें जो होता है जड़ नहीं होता, सिर्फ पत्ती नुमा होता है जो फैलता रहता है ऊपर में। ठीक है, चलिए कवक के बारे में याद करिए। तो कवक जो होता है बहुकोशिकीय और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इसको यूकैरियोटिक बोला जाएगा, यूकैरियोटिक। दूसरी बात इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो होता है हेटरोट्रॉप्स होता है, यानी अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, हेटरोट्रॉप्स होता। ठीक है, चलिए, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं कवक के, वो कौन कौन होते याद रखिए। एक मोल्ड होता है, और एक आपका जो होता है ईस्ट होता है, और एक आपका मशरूम होता है। क्या होता है? मशरूम होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बिल्कुल आपका सही आंसर है 1878। चलिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या? तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया कौन, तो याद रखिए लीटन लाया।
यानी इसका लाने का असर किसको जाता है, लिटन, यानी उस समय गवर्नर जनरल कौन रहता है, लिटन रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा बात। वर्नाकुलर प्रेस लाने के पीछे खासियत क्या थी, तो इसकी बात हम लोग करते चलेंगे। वर्नाकुलर मकसद था अंग्रेजी में जो पत्र प्रकाशित होता था, है ना, तो यानी गैर अंग्रेजी पत्र जो प्रकाशित हो रहा है उसको नीचे लाना और अंग्रेजी पत्र को ऊपर लाना था। ठीक है ना, तो यानी इसका जो उद्देश्य था, गैर अंग्रेजी पत्र की स्वतंत्रता को खत्म करना, स्वतंत्रता को खत्म करना। ठीक है, चलिए ये देखते चलिएगा। अगर कोई अखबार अगर यानी प्रेस से सेट किए हुआ भी है तो उसके लिए उसको पैसा देना पड़ता, तो इसके लेकर के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। और लिटन के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस के साथ साथ प्रेस एक्ट के साथ साथ इन्होंने शस्त्र अधिनियम भी लाया। यह शस्त्र क्या था कि बेगर लाइसेंस के आप हथियार नहीं ले जा सकते, बिना लाइसेंस, सॉरी हथियार अधिकार लिखा गया, हथियार नहीं ले जा सकते। ठीक है, नहीं ले जा सकते। तो अब बात आती है कि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो ये आया, नियम आया, जो गैर अंग्रेजी पत्र पत्रिका की स्वतंत्रता को खत्म करना और लाइसेंस, बेगर लाइसेंस का हथियार नहीं ले जाना, तो इसको खत्म किसने किया, इसको खत्म किया कौन, बिल्कुल आपका सही आंसर है, इसका मतलब आप अपडेट हैं, लिपन। कब किया, 1881 में। यानी इससे पता चल गया ये समाप्त किया, यानी जो लिटन ने लागू किया उसको समाप्त करने वाला आपका रिपन है। तो इससे ये पता चल गया कि कोई चीज लंबे समय तक नहीं रहती है, जो भी आया है उस चीज का अंत होना ही है। तो ये बात को आप याद रख लीजिए और इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए आइए, इसी बीच में पावर भी आ ही गया है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी O3 की सही लुईस संरचना है। तो O3 की सही संरचना क्या है, तो सबसे पहले हमको संरचना करने आना चाहिए। ओजोन है हमारे पास, O3 होता है। ओजोन के पास जो होता है 2 लोन पेयर होता है और 2 सिंगल आबंध होता है। 3 गो ऑक्सीजन हमारा, 3 गो ऑक्सीजन को जोड़िए, इसके पास 2 गो लोन पेयर होगा, तो ठीक इसके पास भी 2 गो लोन पेयर होगा, इसके पास भी 2 लोन पेयर होगा, ये भी 2 लोन पेयर है, चले ठीक है, इसके पास भी 2 लोन पेयर होगा, इधर को हम मिटाते हैं। ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर है। लेविस स्ट्रक्चर में क्या होता है ना कि एक लोन पेयर जो होता है और कंप्लीट रूप से क्या करे, डोनेट कर दिया जाए किसी को, क्या करे, डोनेट कर दिया जाए। अगर इसके पास जो हमारे पास जो सिंगल आबंध है वो सिंगल से ये बॉन्ड डबल बना लिया और ये 2 लोन पेयर जो है ये पूरे के पूरे को ये डोनेट कर दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो ये कहलाता हमारा लेविस स्ट्रक्चर है। ये पूरे के पूरे डोनेट कर दिया तो इसके नज़र में ये वाला कहलागा धनी मनी और ये कहलागा भिखारी इसके नज़र में। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हो तो हमारा कहलाता है लेविस स्ट्रक्चर। और बताइए कि ये स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है, बोलिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है ये आपका इससे मिलता जुलता, किससे मिलता जुलता है, आपका मिल रहा है इसमें, डायग्राम में किसी में मैच नहीं करा रहा। तो ये आपका जो डी नंबर में जो है ये मिलता जुलता है, तो इसको जो हम आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कमी है। ये डबल बॉन्ड दे दिया इधर, यहाँ पे 2 बॉन्ड दे दिया, तो यहाँ पे इसका ये स्ट्रक्चर होना चाहिए इधर, यानी इसको ब्लैक कर दें, यहाँ पे होगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका डी से मैच कर रहा है और डी हम इसको आंसर मान सकते हैं करेक्ट। ठीक है ना, डी आंसर को हम लोग मान सकते हैं। चलिए ठीक है, ओजोन के बारे में संबंधित थोड़ा याद रखिएगा। ओजोन, ओजोन कहाँ पाया जाता है, जिसको आप यानी इसको जो है O3 का, ये ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, जिसको हम लोग ट्राई ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे,
ट्राई ऑक्साइड नाम है इसका। क्या नाम है? ट्राई ऑक्साइड। ठीक है। ये ओजोन करता क्या है? ये ओजोन जो है आपको यूवी रे से बचाता है, से बचाता है। ओजोन लेयर पाया कहाँ जाता है? तो ये रखिए, पाया जाता है समताप मंडल में। कहाँ? समताप मंडल में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बताइए? ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को। तो ये ओजोन से संबंधित बातें जो इसको आप थोड़ा याद रखेंगे तो सही रहेगा। कभी कभी पूछ देता है कि ओजोन का रंग कैसा होता है, तो याद रखिए रंग जो होता है, रंग नीला होता है। गंध कैसा होता है? तो याद रखिए गंध जो होता है तीखा होता है। गंध कैसा? तीखा, बहुत तीखा होता है, बहुत। तो ये आप मुख्य बातें जो है इससे रिलेटेड आप जो है चाहे तो माइंड में रख सकते हैं। इसको एक बार रिकॉल देख लीजिए, है ना। चलिए ठीक है, इसको आगे बढ़े। एक बार स्ट्रक्चर थोड़ा मिला लीजिए, देख लीजिए। चलिए ठीक। अगला प्रश्न आता है, पृष्ठ तनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पृष्ठ तनाव तो अब सबसे पहले जब सही नहीं है तो इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। सतही तनाव आमतौर पर डायन सेंटीमीटर में पाया जाता है, ये आपका सही है। कमरे के तापमान पर पानी की सतही तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है, यही हमको थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि पानी की जो है ज्यादा होता है, ये होता है 72.3 डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए। और इसका जो होता है अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल का होता है 23 डाइन पर सेंटीमीटर कुछ होता है। इसका मतलब यही तो घट ही गया। कमरे के ताप मतलब ये जो ऑर्डर दिया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया जाता है। ठीक है, चलिए। सतह तनाव के कारण पानी की बूंद का आकार गोलाकार होता है, ये सही है। तरल अणुओं के बीच ससंजक बल सतह तनाव नामक घटना के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये भी सही है आपका। यानी आपका बी नंबर इधर इनकरेक्ट, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि पृष्ठ तनाव होता क्या है। तो 1 सेंटीमीटर परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आपके ही लिए है ताकि कोई पूछ दे। 1 सेंटीमीटर जो फिल्म होती है, पानी पे नहीं देखते सतही पे, उस फिल्म को तोड़ने के लिए, जो बल लगाया जाता है उसी को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ये लिख सकते हैं आप। यानी समझ में गई बात कि 1 सेंटीमीटर जो फिल्म होता है पानी पे जो सतह होती है, उसको तोड़ने के लिए जो बल का प्रयोग, यानी जितना बल की जरूरत पड़ती है, बल की आवश्यकता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हम लोग। आसनसोल डिवीजन भारत के किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आसनसोल जो है आपका, बोलिए, डिवीजन भारत के किस रेलवे क्षेत्र से है? बिल्कुल आप इसका आंसर करिए। बिल्कुल आपका सही आंसर है। क्या आंसर है? पूर्वी रेलवे। चलिए, अब हम लोग इससे बातें कर लेते कि आखिर पूर्वी रेलवे में, यानी आसनसोल डिवीजन में, पूर्वी रेलवे में कौन कौन आ जाता है, तो इसकी बात कर लीजिए। पूर्वी रेलवे में ताकि काम आ जाएगा। पूर्वी रेलवे जोन में, यानी सबसे पहले बात करिए कि कुल अभी कितने जोन हैं। कुल कितने जोन हैं बताइए? कुल 20 जोन है। पहले जोन की ही बात कर लेते हम लोग इधर। कुल 20 जोन है, और इसमें से डिवीजन अगर पूछा जाए, डिवीजन कितने हैं? डिवीजन 70 है 2020 के तुलना में। डिवीजन 70 है, ये याद रखिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। पूर्वी रेलवे में आपका आसनसोल, हावड़ा, सियालदा, और मालदा, ये आ जाएंगे।
कभी कभी पूछ देता है कि पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय, तो याद रखिए फेयरली कोलकाता, कोलकाता ही रखिए ना याद, जो याद रहे कोई दिक्कत नहीं, कोलकाता। चलिए ये बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए ठीक है, वही बात अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो कुछ कुछ बातें हम लोग थोड़ा इसी का लिखते चले। उत्तर रेलवे का मुख्यालय, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बताइए, हेड क्वार्टर ही लिख दें। चलिए उत्तर रेलवे का मुख्यालय आप याद रखिए कहाँ है, बोलिए दिल्ली। आपसे पूछ दे अगर पश्चिमी मध्य रेलवे, जो आपका डी नंबर है, तो लिख लीजिए पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय हेड क्वार्टर, पश्चिमी आपका किधर है, मुंबई से है, मुंबई से। ठीक है, चलिए उत्तर रेलवे हो गया। मध्य रेलवे की बात कर ले, मध्य रेलवे, तो आप देखिए मध्य रेलवे जो है आप क्या पश्चिमी मध्य रेलवे या सिर्फ मध्य रेलवे की बात करें तो आपका ये जो है, बोलिए क्या है, एमपी में है, मध्य प्रदेश एमपी लिख दीजिए। चलिए ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है ना। पश्चिमी मध्य रेलवे कह दिया जाए तो मध्य हमारा जो हो जाए पश्चिमी मध्य रेलवे एमपी में हो जाएगा। सिर्फ मध्य रेलवे की बात करें, मध्य रेलवे, तो आंसर रखिएगा इसका याद, मुंबई सीएसटी, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सीएसटी है, ठीक है ना। तो ये बातें आप याद रखिए। कितने जोन हैं, 20 जोन है, डिवीजन कितने 70, ये बात आप जो है मुख्य बातें याद रखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ कि साफ साफ लिखूँ, है ना। थोड़ा अगर मान लिया जाए कि कुछ घिचपिच अगर थोड़ा दिक्कत आ रही होगी तो क्षमा चाहेंगे हम, लेकिन पूरी प्रयास है साफ साफ लिखने की, ठीक है। उत्तर रेलवे बहुत अच्छा, बोलिए दिल्ली। चलिए मध्य रेलवे सीएसटी मुंबई, और पश्चिमी मध्य रेलवे आपका क्या हो गया, एमपी। पश्चिमी मध्य रेलवे में ही आपका यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे चीज़ ये स्टेट आ जाएंगे पश्चिमी मध्य रेलवे में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है। बिल्कुल आपने सही आंसर किया, कौन, स्टीव जॉब्स। चलिए स्टीव जॉब्स से संबंधित याद रखिए कि स्टीव जॉब्स की जो मृत्यु निधन हुआ 56 वर्ष के उम्र में निधन हो जाता है। कब निधन हुआ है, ये 2011 में हुआ है निधन। एक आईफोन सीरीज क्या जो है, एक सीरीज है S4, आईफोन S4 करके सीरीज है ना, आईफोन कंपनी है उसी का तो ये ऑनर है, S4 सीरीज। ये लॉन्च करने के बाद ही इनका देहांत हो जाता है 2011 में, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये जो आपका जो ब्रांडेड कंपनी है आपका आई टैब कह लीजिए, आईपैड कह लीजिए, आईपैड का ये ऑनर रहा, ठीक है ना, कौन, स्टीव जॉब्स। वही आप बात करिए बिल गेट्स की, तो बिल गेट्स जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का सबका सह अध्यक्ष, सह संस्थापक कह लीजिए, अध्यक्ष कह लीजिए, अध्यक्ष एवं सह संस्थापक है, ठीक है ना। चलिए वही बात कर ले हम लोग पॉल एलन की, तो पॉल एलन कुछ नहीं, ये अमेरिकी बहुत बड़ा उद्योगपति था और ये सॉफ्टवेयर बिल गेट्स के साथी थे, और सॉफ्टवेयर में ये इन्होंने इसका भी जो है योगदान है माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए। चलिए चार्ल्स फ्लिंट की बात करें तो चार्ल्स फ्लिंट जो है टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित दिया था, जो आज के दौर में इसको IBM के नाम से जाना जाता है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNO, काउंसिल है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल। ये जो है आपका, इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल सदस्य जो होता है, पहले बात कर लीजिए, कुल जो सदस्य होते हैं इसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने, 15 सदस्य,
जिसमें से 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। ये याद रखिएगा, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, तो आपसे पूछा क्या गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने हैं, तो यानी 5 अस्थाई और 10 अस्थाई, यानी डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब यूएनए के बाद से संबंधित हम लोग कुछ जान लेते हैं कि कितने देश इसमें, इसकी स्थापना कब होती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यानी याद रखिए, इसका जो स्थापना होती है कब होती है, यानी इसकी स्थापना लिख लीजिए 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर एचक्यू, यानी इसका मुख्यालय, याद लिखिए न्यूयॉर्क, ठीक है। तीसरी बात इसके संबंधित रखिएगा कि इसका जो है न्यूयॉर्क कब बना, तो आपका 1945 में, लेकिन न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर कब शिफ्ट किया गया, 1946 में, ठीक है। ये वर्ष कभी कभी पूछ देता है। न्यूयॉर्क में कुल कितने देश हैं, कुल देश याद रखिए, कुल देश है 193। आपसे पूछ दे अगर कि नवीनतम देश कौन सा जो नया में हाल ही में ज्वाइन किया है, नवीनतम देश, तो नवीनतम देश याद रखिएगा दक्षिण सूडान है। कब शामिल हुआ, वर्ष 2011 में। ये बातें आप तक साथियों है मुख्य तथ्य जो आप याद रखेंगे और बेहतर स्कोर करने के लिए ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी है। यानी यूएनए में कितने सदस्य होते हैं, तो कुल सदस्य होते हैं इसमें बोलिए 15, जिसमें से 5 अस्थाई और 10 अस्थाई होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 की। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। कुल देश 193। नवीनतम देश बोलिए दक्षिणी सूडान। बिल्कुल आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। चलिए आइए अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो पहली बार राष्ट्रगान गाया गया आपका याद रखिए 1911 कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन से संबंधित कुछ बातें याद रखिए कि कोलकाता अधिवेशन जो 1911 में होती है, इसका अध्यक्षता कौन करता है। चलिए तो याद रखिए, इसके जो अध्यक्ष हैं पंडित भीषण नारायण। चलिए ये बात याद रखिएगा। और भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय जनगण को कब अपनाया जाता है, तो याद रखिए 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय जनगण को संविधान सभा द्वारा अपनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अपनाया जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो भारत में न रहकर जर्मनी में थे उस समय, और उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय गान के रूप में चयन किया जनगण मन। वह व्यक्ति कौन है, तो यानी जर्मनी में रह करके राष्ट्रगान चुनने वाले कौन है आपका, सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए। और कभी कभी आपसे पूछेगा क्वेश्चंस, क्या पूछा जाएगा कि जनगण मन लिखने वाले कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के थे, और बंगाली भाषा में जो लिखे थे क्या नाम था, भाग्यो विधाता, इस शब्द से लिखा गया। ठीक है, चलिए ये बात आप जो है मुख्य तथ्य इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, यानी 1911 की जो अध्यक्ष होती है, इसके अध्यक्ष कौन, ये क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन होती है 1911 कोलकाता अधिवेशन, अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो पंडित भीषण नारायण। ठीक है, संविधान सभा द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गान को जो है अपनाया गया कब, 24 जनवरी 1950 को। भारत से बाहर रहने वाले जो जनगण को अपनाए वो आपका सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ठीक है, और लिखने वाले आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, चलिए
कुछ बातें आगे ये है हमारे पास। 1916 के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है बताइए? 1916 लखनऊ अधिवेशन। और इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य याद है। सबसे पहले लखनऊ अधिवेशन का दूसरा नाम जो है संधि अधिवेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि अधिवेशन। क्यों पता है? दिलचस्प कि उस समय में ब्रिटिश और तुर्की के बीच में युद्ध हुआ था, जिससे क्या हो गया कि थोड़ा मुसलमानों में ब्रिटिश के प्रति आक्रोश आया। और उस समय में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, यानी इंडियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच बातचीत नहीं हो रही थी। तो वही यानी यही 1916 लखनऊ अधिवेशन है जिसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच बात होना शुरू हो गया, यानी एक प्लेटफॉर्म पे दोनों आ गया। तो इसीलिए इसको संधि का अधिवेशन भी कहा जाता है, लखनऊ अधिवेशन का। सवाल है हमारा कि लखनऊ अधिवेशन का जो अध्यक्ष है 1916 का वो कौन है बताइए? अंबिका चरण। बहुत अच्छा, अंबिका चरण। ठीक है ना। चलिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1907 सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है, बोलिए? 1907 के रास बिहारी घोष। बहुत अच्छा, रास बिहारी घोष। ठीक है। 1907 के बारे में थोड़ा याद रखिएगा तथ्य। क्या याद रखिएगा कि 1907 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दो भागों में बट गया। कौन? एक गरम दल और एक नरम दल। ठीक है ना। गरम दल के 3 नेता, यहाँ पे एक पेज हम ऐड करते हैं और लिख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है गरम दल के नेता कौन कौन है। गरम दल यानी ये उपज है 1907 की, जिसमें रास बिहारी घोष अध्यक्ष करते हैं। गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता है लाल, पाल, बाल। ये ट्रिक है कोड याद रखने का, ठीक है ना। और अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। वहीं पे अगर आपसे बात कर लिया जाए कि नरम दल, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इनका नरम दल का मकसद क्या था? नरम दल का मकसद था जो स्वदेशी आंदोलन है वो बंगाल तक ही महदूद रहे, बंगाल क्षेत्र तक ही रहे सीमित। और इसका जो था ये चाह रहे थे पूरे देश में स्वदेशी अपना जाए, पूरे देश में। यही वजह हुआ कि सूरत अधिवेशन को विखंडन अधिवेशन के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 दल उभर करके सामने आए, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता होते लाला लाजपत राय, है ना। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद कौन होता है बोलिए? विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। ठीक है ना। तो ये 3 है। और अरविंदो घोष, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये सूरत अधिवेशन से था। आइए हम लोग क्वेश्चंस पे ही लौट आते हैं। चलिए, 1917 का जो अधिवेशन होता है कोलकाता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन करती है? यानी एक ही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसमें महिला अध्यक्ष करती है, उसका नाम एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को जो है एक अच्छे राइटर के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 300 किताब लिखी हैं, 300 किताब। एनी बेसेंट का रोल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी जाती है। जो हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना होता है कब होता है बताइए? हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1898 में, जो आज केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है स्थापना में रोल किसका है? एनी बेसेंट का है। तो ये बात आप ले लीजिए, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। मैग्नीज के लिए प्रयुक्त प्रतीक है, क्या है? मैग्नीज को हम लोग Mn से प्रयोग करते हैं। मैग्नीज के बारे में देखिए, परमाणु संख्या जो होता है 25 होता है। वहीं हम लोग मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है।
मैग्नीशियम के बारे में याद रखिए कि मैग्नीशियम का जो है, जैसे क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के रूप में, मुख्य तत्व के रूप में होता है मैग्नीशियम Mg क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के रूप में, ठीक है, तत्व मैग्नीज होता है। ये मोलिब्डेनम है, ये आपका जो है हेवी धातु है, ट्रांजिशन मेटल जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये चीज़ आप जो है माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न, चाय और कॉफ़ी भारत में किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आते हैं? बताइए, चाय और कॉफ़ी भारत में किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आते हैं? तो चाय और कॉफ़ी जो है ये रोपण फसल आते हैं। रोपण फसल होता क्या है, यानी ये किसी खास कंपनी या किसी खास व्यक्ति के अधीन क्षेत्र में ये इसकी उपजाई की जाती है, इसीलिए इसको रोपण फसलें कहा जाता है। तो याद रखिए, खास व्यक्ति या कंपनी के अधीन ठीक है ना। चलिए ये बात याद रखिएगा। नकदी फसलें, नकदी फसल के बारे में जान लीजिए। नकदी फसल क्या, इसमें कृषि आएंगे, जिसको किसान यानी बाजार में बेचते हैं उसको हम लोग नकदी फसल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बागवानी फसल, आप जान ही रहे हैं, बागवानी फसल जो सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, फल सब्जी सभी आ जाएगा। खाद्यान्न फसलें, जिसको मानव की पूर्ति को डिमांड यानी मानव की डिमांड को पूरा करने के लिए जो फसल उगाई जाती है वो खाद्य फसलें हैं, जिसको खा करके, है ना, जिसमें मोटा अनाज वगैरह आ जाएगा। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस डैश पर था? तो सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना जानिए कि कब आया। ये 1951 से 56 है, ठीक है, लिख देता हूं मैं 1951 से 56। इसका मेन उद्देश्य था आपका कृषि क्षेत्र। क्या था? कृषि क्षेत्र, यानी कृषि में उपज ज़्यादा से ज़्यादा लेना था। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था आपका किस मॉडल पर आधारित था? तो मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल, डोमर मॉडल, ठीक है। ये प्रस्तुत जो है संसद में जो है प्रस्तुत करने वाला कौन है? तो संसद में प्रस्तुत करने वाले आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन, अगर पूछ दे आपसे तो उपाध्यक्ष बता दीजिएगा। उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष। उस समय महान इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता था। किनको बोलिए, जिनके नेतृत्व में यह काम किया गया था? उनका नाम था के.एन. रॉय। क्या नाम था? के.एन. राज। ये महान क्या थे? इकोनॉमिस्ट कह लीजिए, इकोनॉमिस्ट। ये बातें आप याद रखिएगा, मुख्य बातें थी, ठीक है। वहीं पे बात हम लोग कर ले। औद्योगिक क्षेत्र जो है, तो औद्योगिक क्षेत्र जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये जो है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का श्रेय है, ठीक है। और वहीं पे अगर बात किया जाए, मुख्य बातें थोड़ा इसमें याद रखिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो औद्योगिक क्षेत्र पे फोकस्ड है। वहीं पे अगर बात किया जाए पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना ये किस पे औद्योगिक था? तो ये औद्योगिक था आपका किस पे? कृषि पे भी था, औद्योगिक पे भी था और खान पे भी था, ठीक है। और आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका, जो 92 से 97 है, 1892 97, ये आपका जो है आधारित है मानव विकास पे। मानव मॉडल, मानव विकास मॉडल कहा जाता है आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1892 और 97 में होती है। पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इसी को जो है आत्मनिर्भर के रूप में भी जाना जाता है। गरीबी हटाओ से ही संबंधित था,
ठीक है, तो ये याद रखिए। औद्योगिक क्षेत्र है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र बात करिएगा दोनों मिल करके, ये तो आपका था 5वीं पंचवर्षीय योजना। और मानव मॉडल पे आधारित कौन था, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना था। ये बात में रखिए। एक बात और यहाँ पे थोड़ा ऐड कर लीजिएगा कि कोई भी पंचवर्षीय योजना जो है कायम नहीं रहा, क्योंकि भारत की अस्थिरता अर्थव्यवस्था को देखते हुए कोई भी पंचवर्षीय योजना कायम नहीं रहा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो होता आपका 1973 से 78 है, जिसमें 78 में जो है सरकार बनती है जनता पार्टी की, जिसमें कौन होते हैं, श्री मोरारजी देसाई जी, वो खत्म कर देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना को श्री मोरारजी देसाई ने समाप्त किया, तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था कब? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था आपका 1951 में। आपसे अगर पूछ दे कि संशोधन कितने आर्टिकल में है, तो याद रखिए आर्टिकल अनुच्छेद जो है 368 है। अगर भाग की बात करें तो भाग आपका जो है भाग है 20। और जो संशोधन हुआ था 1951 में, इसी में ही एक अनुसूची जोड़ा गया। उस अनुसूची को लिख लीजिए, अनुसूची को जोड़ा गया। कभी पूछ देता है कि पहली बार जो भारतीय संविधान में जो है पहला संशोधन हुआ, उसमें कौन सा अनुसूची जोड़ी गई, तो अनुसूची 9 जोड़ी गई। ये क्या था, ये भूमि सुधार से संबंधित था। भूमि सुधार यानी अनुसूची 9 जो है किससे संबंधित है, ये भूमि सुधार से संबंधित है। तो इसको आप थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको ले लीजिए। आइए अगला प्रश्न है, मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। तो मानव शरीर का जो है पीएच स्तर 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। यानी पीएच एक स्केल है जो अम्ल क्षार लवण बताता है, जो 0 से लेकर के ठीक है 14 तक स्केल रीडिंग होता है। यहाँ पे बीच में होता है 7। ठीक है, तो ये याद रखिए पीएच स्केल है। मानव का जो पीएच जो होता है, मानव जो होता है क्षारीय होता है। जिसका मान 7 से ज़्यादा हो जाए वो क्षारीय कहलाता है, क्षारीय कहलाता। ठीक है, मुख्य बातें याद रखिए कि जो पीएच होता क्या है, तो पीएच जो होता है ये हाइड्रोजन की क्षमता को बताता है, हाइड्रोजन की क्षमता को बताता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि पीएच में जो है पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज का मतलब होता है पावर, अब पावर का मतलब होता है शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, इसी को अगर आपसे पूछ जाए कि पीएच का खोज किसने किया, तो पीएच का खोज जो है सोरेन, ठीक है, सोरेनसन ने किया खोज। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि पीएच का वैल्यू कितना हो जाएगा कि उसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। अगर उस वर्षा का यानी वर्षा जल 5.3 से कम होगा, से कम, तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्लीय वर्षा। एक होता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पूछ देता है कभी कभी पीएच, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो उसको हम लोग 10.4 कहेंगे। कभी कभी रक्त का ब्लड का पीएच वैल्यू पूछ देता है, तो ब्लड का होता है 7.4, ये भी रख लीजिए याद। कभी कभी दांत का पीएच पूछ देता है, तो याद रखिए दांत का जो पीएच होता है 6.8 होता है। कितना होता है, 6.8 होता है। तो ये बात आप याद रखिए, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से। चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। एडीज मच्छर डैश का वाहक है। एडीज मच्छर किसका वाहक है, एडीज मच्छर से होगा डेंगू। चलिए मलेरिया किससे होगा, ये भी आपका मादा मच्छर काटने से होगा। प्रोटोजोन डिजीज है ये, क्या है, प्रोटोजोन डिजीज है, प्रोटोजोवन। ठीक है, चलिए कोलेरा ये हैजा कहलाता है, ये जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, चलिए टाइफाइड ये भी आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। इसमें बैक्टीरिया का नाम लिख लीजिएगा, सल्मोनेला
नेला टाइफी, ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए बढ़ते हम लोग आगे। चलिए, भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? तो द्रवों के गुणों से संबंधित है, द्रव स्थिति विज्ञान हो जाएगा। द्रव स्थिति विज्ञान के बारे में समझ लीजिए। ये जो होता है पानी में डूबने वाले कुंडली को संतुलन बनाने पर प्रयोग किया जाता है। पानी में डूब रहे उसके जो दबाव है, दबाव को नापने के लिए, ठीक है, या संतुलन बनाने के लिए है। दूसरी बात याद रखिए कि जो ये जो होता है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध होता है। तीसरी बात याद रखिए कि जो होता है पास्कल के नियम पर आधारित होता है, पास्कल के नियम पे आधारित होता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को फॉलो नहीं करता है, पास्कल के नियम पर आधारित होता है, ये दबाव से संबंधित है, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए, दूसरे है आपका प्रकाशिकी क्या होता है? तो प्रकाशिकी जो होता है ये प्रकाश के विवरण को व्याख्या करता है, प्रकाश के विवरण को व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए, व्याख्या करता है। दूसरी बात ऊष्मा परवैगिक क्या है? तो ऊष्मा यानी ऊष्मा ताप ऊर्जा से संबंधित जो संबंध बताता है, लिख लीजिए, बोलेंगे जितना देर में लिख देंगे। ऊष्मा ताप ऊर्जा के संबंध बताने वाले को हम लोग ऊष्मा परवैगिक कहते हैं। ठीक है ना, ऊष्मा ताप ऊर्जा के जो है संबंध बताएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी में एक चीज और ऐड कर सकते हैं आप, कार्य। ठीक है, चलिए, खगोल भौतिकी क्या है? तो खगोल भौतिकी आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में जो है हमारे पास क्या है? ग्रहों हैं, तारे हैं, तारों ग्रहों है ना, उल्का पिंड, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं उसको? निहारिका है ना, उल्का पिंड या निहारिका कह लीजिए ना, निहारिका। उसकी जन्म उसकी मृत्यु के बारे में बताने वाला हमारा खगोल भौतिकी है। ठीक है ना, ये बात याद रख लीजिए, है ना। चलिए, मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो ये आपका सीमेंट है, लिखिए आंसर सीमेंट। ठीक है, सीमेंट यानी कच्चे उद्योग के कच्चे माल के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग जो है पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट। इसके निर्माण में जो है कैल्शियम, सिलिकॉन, ठीक है ना, आयरन यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोलिए, आंसर आपका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण जो है ये अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अब सवाल पूछा जाएगा कि सांची स्तूप है कहाँ? तो सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, अशोक ने करवाया। कहाँ ये, कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश, लिखिए। दूसरा पूछा कि मध्य प्रदेश के किस जिला में? तो जिला का नाम लिख लीजिए। मध्य प्रदेश में जिला है रायसेन। आपसे अगर पूछ दे कि सांची स्तूप किसके लिए मशहूर है, तो सांची स्तूप जो है, सांची स्तूप के ही बारे में हम कर रहे हैं। सांची स्तूप आपका बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब बात हम लोग कर लेते हैं आगे। क्या बोलिए, आपसे अगर पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के, ये बाद में रखिएगा, क्या है? प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। वही बात अगर आपसे करेगा क्या बिंदुसार के बारे में, तो बिंदुसार कौन है? बिंदुसार जो है अशोक के पिताजी हैं, लिखिए, अशोक के पिता।
मौर्य साम्राज्य के ही दूसरा जो है शासक है बिंदुसार। वहीं पे आप बात कर लीजिए अगर हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन कौन है बताइए? हर्षवर्धन जो है कन्नौज के सम्राट है। कन्नौज, कन्नौज कहाँ है? गुजरात में। कन्नौज का सम्राट था ये एक बार पूछा था बीपीएससी क्वेश्चन ने कि जो है आपका हर्षवर्धन किसको हराया था? तो ये हराने में है एक ही है हमारा हून, हून को हराया था। जो बीपीएससी ने क्वेश्चन को आंसर गलत किया था। ठीक है, चलिए, तो ये बातें थी जो बात आप माइंड में रखिएगा। आइए अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन भारत में आता है कब? 1928 को आता। आपसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन क्या था, क्वेश्चन बन सकता है। तो साइमन कमीशन याद रखिएगा कि उस समय में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसकी समीक्षा के लिए अंग्रेज ने, ब्रिटिश ने साइमन कमीशन बनाया, इसकी समीक्षा के लिए। समीक्षा के लिए आपसे पूछा जाएगा कि क्या जो साइमन कमीशन बना, साइमन कमीशन आइए 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन की स्थापना हुई कब? तो याद है कि साइमन कमीशन की जो स्थापना होती है 26 नवंबर 1927 की होती है। कहां होती है? ब्रिटेन में। ठीक है, मकसद क्या था? तो आपने यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 से जो अपनाया गया था, यानी इसकी समीक्षा के लिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें कितने सदस्य थे, कितने सदस्य, तो याद रखिए सदस्य जो थे 7 थे। क्या इसमें एक भी भारतीय था? नहीं, भारतीय एक भी नहीं था। ठीक है, नो। इस कमीशन में, साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन साइमन ही था। साइमन कमीशन का अध्यक्ष किसके अध्यक्ष में बना था ये? अध्यक्ष लिखिएगा सर जॉन कमीशन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि साइमन कमीशन जो है ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? तो रिपोर्ट जो है समावेशन या रिपोर्ट पेश किया 27 मई 1930 को। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि साइमन कमीशन के विरुद्ध के लिए, यानी साइमन कमीशन को पूर्ण रूप से बहिष्कार करना है, ये एक अधिवेशन हुआ था। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन आपका होता है मद्रास में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1927। कहाँ? साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए एक अधिवेशन होता है, यानी उस अधिवेशन में बहिष्कार के लिए 1927 में मद्रास में अधिवेशन होता है। पूछेगा कि जो मद्रास में अधिवेशन हुई, इस राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष की जो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की जो इसमें 1927 में इसकी अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा एम ए अंसारी। एम ए अंसारी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो होती है इसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी जी करते हैं। और इसी में कहा जाता है कि हम जो है साइमन कमीशन को बहिष्कार करेंगे। और एक तथ्य यहाँ पे याद रखिएगा, पहला मद्रासी है, मद्रासी प्रथम है जिन्होंने महिलाओं के लिए मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार दिया 1921 में। यानी पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है तो आप बता दीजिएगा कौन? मद्रास है। ठीक है, जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया वर्ष 1921 में। आपसे पूछा जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आखिर ये मुख्य बात था क्या? तो इसमें मुख्य बातें थी, इसने यानी भारत सरकार अधिनियम का मतलब था कि 20% ही लोग सरकारी से रहेंगे सदन में सरकारी पक्ष में जो है, सरकारी पोस्ट पे जो हैं वहाँ से 20% ही रहेंगे सदन में, और निर्वाचित होकर के 70% से कम नहीं आएंगे। 70% से कम नहीं, यानी कम से कम 70% रहेंगे। ठीक है, इसी की समीक्षा के लिए ही साइमन कमीशन बनाया गया, जो बनता है आपका 26 नवंबर 1927 को, भारत आता है 3 फरवरी 1928 को। और इसके बहिष्कार के लिए
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन होता है 1927 में, जिसकी अध्यक्षता कौन, एम ए अंसारी साहब करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये बात याद रखिएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न आते हैं। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? ये तारापुर में। आपसे पूछा जाएगा कि तारापुर है कहाँ, तो तारापुर है महाराष्ट्र में। आपसे पूछा जाएगा कि टोटल परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कितने? कुल परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कुल 7 है। कितने हैं? 7 है। ठीक है ना, जिसमें संचालित रिएक्टर जो हमारे पास है कितने? परिचालन रिएक्टर वो आपका कितना है? 22 है। ठीक है ना, कितना है? 22 है। चलिए अब बात करें कि जो है जो दिए गए ऑप्शन के, इसकी भी बात कर ले। कलपक्कम कहाँ होता है? तो कलपक्कम याद रखिए आप कहाँ है, बोलिए। ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, जिसको आप मद्रास भी कह सकते हो, मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कह सकता है, या कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहा जा सकता है, या मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए काकरा पारा कहा जाए। काकरा पारा कहाँ है? तो काकरा पारा जो है आपका कहाँ है, बोलिए। ये गुजरात में। ठीक है, कैगा कहाँ है? तो कैगा आपका जो है कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। एक और चीज जो आपका कुल 7 है ना, तो यहाँ तक 4 ऑप्शन है, आपको पता चल गया। 3 हमारे पास बच रहा है, तो 3 आप लिख लीजिए। नरोरा जो है, नरोरा ये आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, और उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए आपका क्या, रावत भाटा तो रावत भाटा जो है आपका ये है राजस्थान में। ठीक है, वही आपसे पूछ दिया जाए कुंडलकुलम ये आपका जो है तमिलनाडु में। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, और नरोरा 6 और ये 7, यानी 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना। चलिए ठीक है, आइए चलिए एक आज का सेशन होता है कंप्लीट। आप सेशन अगर अच्छा लगता हो, एक्सप्लेनेशन क्लियर समझ में आ रहा हो आपको, तो कमेंट भी करें, लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। आज का जो क्लास का PDF आपको ज्ञान घर के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ज्ञान घर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और चैनल को अपने साथियों तक भी भेजने का प्रयास करें। ठीक है, ये आपके लिए सिलेक्शन दिलाने के लिए मेहनत किया जा रहा है। आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।